करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। वक्त हो गया है 5 बजे का, यानी कि वक्त बड़े सवाल का है। और आज बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं, क्या बंगाल में राजनीतिक लड़ाई सारी हदें पार कर चुकी है? बंगाल में ये कैसा सियासी संग्राम है? क्या हिंसा से चुनाव जीत पाएंगे? और बंगाल में गुंडे मस्त हैं और पुलिस पस्त है क्या? और इसलिए बड़ा सवाल, क्या बंगाल में राजनीतिक लड़ाई सारी हदें पार कर चुकी है? हमारे साथ खास मेहमान इस पर चर्चा के लिए होंगे, लेकिन शुरुआत में हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। गौर से उन तस्वीरों को देखिए और फिर आप समझिए कि किस दौर में पहुंच चुका है चुनाव। न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर हुआ है और इस तस्वीर को दिखाने के बाद कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल के हुगली में चुनाव आयोग ने पीठासीन अधिकारी को हटाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि टीएमसी नेता महाराजा नाग पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगा। न्यूज नेशन ने बुजुर्ग वोटर की आड़ में फर्जी मतदान का खुलासा किया था आज सुबह, और यह मामला हुगली के तारकेश्वर में बूथ नंबर 110 का मामला है। खबर दिखाए जाने के बाद बीजेपी भी हरकत में आ गई और इस पर कड़ा एतराज बीजेपी की तरफ से भी जताया गया। बीजेपी के नेता ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, वो आपको सुनवाते हैं। तो बीजेपी ने क्या कहा वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन यह तस्वीर देखिए और इन तस्वीरों के बाद ही चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। पीठासीन अधिकारी को हटा दिया गया। यह तस्वीर में देखिए, एक शख्स आपको दिखाई दे रहा है जो बारी बारी से महिलाओं को ले जा रहा है। बुजुर्ग महिलाएं हैं और उनके बदले में बटन दबा दे रहा है, यह आरोप है। प्रकाश जावड़ेकर जब आए बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए, तो इस मामले पर जो न्यूज नेशन ने बड़ा खुलासा किया, उस पर उन्होंने किस तरीके से हमला बोला टीएमसी पर, वो आपको हम सुनवाते हैं। ममता बनर्जी के इशारे पर कर रहे हैं। हमारे उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो जो केंद्र के मंत्री भी है, उनके गाड़ी पर हमला किया। आज बराकपुर के हमारे प्रत्याशी अर्जुन सिंह को बहुत बुरी तरह से पीटा है। उस बराकपुर के अनेक केंद्रों पर पोलिंग एजेंटों को रूम में, वोटिंग सेंटर पर आने ही नहीं दिया, बाहर उनको बेरहमी से पीटा गया। टीएमसी के वोटर धमका रहे हैं मतदाताओं को जो उनके पक्ष में नहीं है, और जो उनके पक्ष में नहीं है उनको रोक रहे हैं। और हावड़ा में टीएमसी नेता और सुरक्षा बलों के बीच भी झड़प हुई। दरअसल पोलिंग बूथ के बाहर हंगामा हो गया और सुरक्षा बलों ने टीएमसी नेता को जबरन बाहर निकाला। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बूथ के बाहर प्रदर्शन किया। यह तस्वीर देखिए, हंगामे की तस्वीर है, धक्का मुक्की हो रही है, जिसमें सुरक्षा बल टीएमसी के कार्यकर्ताओं को बूथ के बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच लड़ाई कितनी तेज हो गई है, इसकी झलक आज पीएम मोदी की तामलुक की रैली में देखने को मिली। पीएम ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने ममता को विकास का स्पीड ब्रेकर कहा और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी उनका फोन नहीं उठाती है। हमारे पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी, ये स्पीड ब्रेकर दीदी ने इस चक्रवात पर भी राजनीति करने की भरपूर कोशिश की है। चक्रवात के संबंध में मैंने ममता दीदी से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दीदी का अहंकार इतना ज्यादा है कि उन्होंने मुझसे बात नहीं की।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर आज निशाना साधा, लेकिन जवाब में ममता बनर्जी क्या कह रही हैं वो भी आपको हम बताते हैं। ममता बनर्जी ने कहा, मैं खड़गपुर में थी इसलिए चक्रवात फोनी के संबंध में प्रधानमंत्री का फोन आने पर उनसे बात नहीं कर पाई। ये ममता बनर्जी की तरफ से सफाई दी गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आरोप लगाया कि ममता बनर्जी फानी तूफान के बावजूद उनका फोन नहीं उठा रही है, जबकि वो फानी तूफान के मामले में ममता बनर्जी से बात करना चाहते थे। हमारे साथ आज तमाम मेहमान मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के बीच जो हो रहा है और चुनाव के दौरान जो हो रहा है, वो दरअसल है क्या, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान राजीव जेटली, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जेटली साहब आपका। राजीव त्यागी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। साथ ही डॉक्टर एमएच खान बीएसपी के प्रवक्ता हैं। संगीत रागी साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ। अनिर्बान बनर्जी हमारे साथ हैं, टीएमसी के प्रवक्ता। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आपसे उनका तारुफ करवा देंगे। लेकिन सबसे पहले आज अनिर्बान बनर्जी, अगर मैं आपको गिनवाना शुरू करूं तो आपकी उंगलियां कम पड़ जाएंगी हाथ की। अभी 5 चरण के चुनाव हुए हैं और इतनी सारी घटनाएं हो गई हैं चुनाव के दौरान। ऐसा लग रहा है कि मारपीट, जोर जबरदस्ती, ऐसा लग रहा है कि अपने मन मुताबिक आप लोकतंत्र को गढ़ना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। जिस लोकतंत्र की दुहाई देकर विरोधियों पर, विपक्षों पर आप लोग निशाना साधते हैं, उसी लोकतंत्र के साथ किस तरीके से पश्चिम बंगाल में खिलवाड़ हो रहा है और आरोप आप पर लग रहा है। जी, पहली बात, 2 दिन पहले घाटाल के जो बीजेपी कैंडिडेट है भारती घोष, उन्होंने कहा था कि यूपी से हजारों लोगों को लाएंगे, यहां घर में घुस कर मारेंगे। ये स्टेटमेंट था भारती घोष का, वो है बीजेपी के कैंडिडेट। अर्जुन सिंह येस्टरडे वो शाम को कहे थे कि मेरा हर वोट में नया ऑपरेशन चलता है, वो एक बीजेपी कैंडिडेट है। आज सारा दिन अगर आप मीडिया का हर चैनल को देखेंगे, बैरकपुर के एक इलाके में जहां भी अर्जुन सिंह गए थे वहीं एकदम बवाल मचा हुआ था। अर्जुन सिंह के साथ कोई आदमी नहीं था, उनके साथ था तो सिर्फ सीआईएसएफ के जो गार्ड्स थे और सीआरपीएफ के जो गार्ड्स थे वही थे। उनके खुद के आदमी थे और कोई भी नहीं थे। जहां भी जा रहे थे उनके आदमी महिलाओं पर वार कर रहे थे और जितने भी बूथ के आसपास जितने भी लोग रहते थे उनके साथ उनकी झड़प हो रही थी। ये पूरी बैरकपुर की जो चित्र है वो आज सारा दिन की चित्र है। अगर आप देखेंगे दिनेश त्रिवेदी टीएमसी के जो कैंडिडेट है, गार्गी चैटर्जी जो लेफ्ट के कैंडिडेट है, मोहम्मद आलम जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हो रहा है तो सिर्फ अर्जुन सिंह के साथ, हुगली में हो रहा है तो लॉकेट चैटर्जी के साथ और भारती घोष यूपी से आदमी लाने। अनिर्बान जी, आपको लग रहा है आप जो कह रहे हैं उस पर ताली बजानी चाहिए हमको? हम सभी पैनल में बैठे हुए लोगों को ताली बजा देनी चाहिए कि अनिर्बान बनर्जी ने किसी को बीजेपी के इतने सारे नेताओं के नाम गिनवा दिए हैं के बाद जो चुनाव के दौरान दंगा फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी मैं आपको नाम गिनवाऊं की कोशिश किया, कुछ भी नहीं कर पाया। अनिर्बान बनर्जी, मैं आपको नाम गिनवाऊं? मोदी को देखिए, देखेंगे गोला लेकर जा रहा है, ताली हम तब बजाएंगे। और इसमें कम से कम 30 मामले हैं। मैं आपको बता दूं, एक लाइन में मामलों का जिक्र है इन पन्नों में। और सबसे बड़ा सबूत तो अनिर्बान जी तस्वीर है। बोला ये कौन? मैं तस्वीर आपको दिखाऊं? मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, जरा दिखाइए अनिर्बान को वो तस्वीर जिसमें आरोप लगा है कि टीएमसी का एक नेता फर्जी तरीके से वोट डालने की कोशिश कर रहा है, जिस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है आप लोगों पर। और चुनाव आयोग की तरफ से पीठासीन अधिकारी को हटाना पड़ा। पोलिंग बूथ का लॉ एंड ऑर्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? नहीं, ये 5th फेज में इलेक्शन कमीशन ने बोला कि 100% बूथ में सेंट्रल फोर्स रहेगा। तो सेंट्रल फोर्स क्या कर रहा है? क्या जो व्यक्ति नजर आ रहा है उस फुटेज में, उसको जानते हैं आप अनिर्बान? कंट्रोल कर रहा है इलेक्शन कमीशन। क्या जो व्यक्ति उस फुटेज में नजर, उसका लाइबिलिटी किसका है? अनिर्बान, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या उस फुटेज में जो एक शख्स नजर आ रहा है, क्या वो टीएमसी का नेता नहीं है? क्या आप लोग इनकार कर रहे हैं
अनिर्बान, क्या आप लोग इनकार कर रहे हैं ये जो नजर आ रहा लड़का है जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है, नहीं पा रहा हूं तो मैं बता नहीं सकता। आपने देखा नहीं क्या? आप लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं जब आपको लगता है कि नेता हमारा है तो टीवी नहीं देखते। बीजेपी का नेता होता, कांग्रेस का नेता होता, लेफ्ट का नेता होता तो टीवी खोलकर देखते और उसकी तस्वीर हाथ में लेकर बैठते। अनिर्बान, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा कोई भी किया है, नहीं मेरे बात सुनिए, अगर कोई पोलिंग बूथ में जाकर दूसरों का वोट डाल रहा है तो वो जो भी पार्टी का हो उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स होना चाहिए। ये मेरा एकदम क्लीन बात है, इसमें कोई दौराय नहीं है। लेकिन प्रोसीडिंग्स अगर होना चाहिए तो सबके खिलाफ होना चाहिए, सिर्फ टीएमसी के या कांग्रेस के लेफ्ट के खिलाफ नहीं। राजीव जेटली के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं हुआ? राजीव जेटली जवाब दीजिए। दे रहा है कि क्या चुनाव आयोग भी भेदभाव कर रहा है? आपका संपत्ति है। और ये हिंसा जो हो रही है वो चुनाव आयोग की वजह से हो रही है क्या, या फिर वहां पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पार्टियों के कार्यकर्ता हैं जो बूथ पर पहुंच जा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं, किस पार्टी के नेता हैं? राजीव जेटली जी। विद्यानाथ जी, मुझे लगता है इतनी बातें जो आपने टीवी पर दिखाई हैं, जिस तरीके के सबूत भी दिखा दिए गए, उसके बाद थोड़ी तो शर्म रह जानी चाहिए थी। इतनी शर्म तो होनी चाहिए थी कि एक राजनीतिक पार्टी टीएमसी जिसके गुंडों ने पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर चुनावों के अंदर ऐसा माहौल बना रखा है जैसे ये चुनाव हमारे देश में नहीं हो रहे, किसी दूसरे देश में हो रहे हैं। सेंट्रल फोर्सेस को तो ऐसे बताया जाता है जैसे पाकिस्तान के अंदर भारत की फोर्सेस भेजी गई हैं। कह रहे सेंट्रल फोर्सेस वहां पर थी। सेंट्रल फोर्सेस क्या कर रही थी? अरे भाई, कानून व्यवस्था बनाना स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल फोर्सेस का। चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, ये दोनों का दायित्व होता है। लेकिन इल्जाम कहां लगाया जा रहा है? प्रेसिडेंट तो आपके लिए कैंपेन कर रहा है। बाबुल सुप्रियो जी की गाड़ी तोड़ दी। आज पाकिस्तान का प्रेसिडेंट किसके लिए कैंपेन कर रहा है? नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन कर रहा है। हरकत करी, उनके पाकिस्तान से आपकी दोस्ती होगी। बोलिए राजीव जी, बोलिए, आप बोलिए, आप अपनी बात कंप्लीट बोलिए। पुराने वीडियो देख लीजिए, गुंडे वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, हाथ में बम लेके बम फोड़े जा रहे हैं। अर्जुन सिंह हाथ में बम लिए जा रहे हैं, बम फोड़े जा रहे हैं। इतना भद्दा नजारा, इतना गंदा नजारा इस देश के अंदर कभी चुनावों के अंदर पहले देखने को नहीं मिला। जिस तरीके का आपने माहौल वहां बना रखा है। ये कौन बोल रहा है बीच में? ये वो गुंडे बोल रहे हैं क्या? ये वही गुंडे बोल रहे हैं जो वेस्ट बंगाल में पूरे चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी आप यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं, जो चुनावों में दिखा रहे हैं वहां पर में वही बम हाथ में लेके चलते हैं आप लोग। शर्म नहीं आती आपको? हाथ में बंदूक लेके गुंडागर्दी आपके कैंडिडेट कर रहे थे। आपको भारती घोष का नाम सुना है? आपने भारती घोष का नाम सुना है? भारती घोष ने क्या किया था? यूपी से हजारों लोग लाएंगे। ये बंगाल के आपका बाप का संपत्ति है। आके देखिए यहाँ का हम क्या करते हैं आप लोगों के। आके देखिए, आज सारा दिन जो हुआ है वो आपके साथ भी होगा। केवल एक बात देखिए, सारा दिन जो हुआ है वो आपके साथ भी होगा। आके देखिए इधर। ठीक है, कौन बोलता जा रहा है? ठीक है राजीव जेटली, मैं अब दोबारा आपके पास आऊंगा क्योंकि आप बोलेंगे गुंडे हैं, उस पर अनिर्बान बोलेंगे और बात समझ में नहीं आएगी। थोड़ा सा रुक जाइए राजीव जी, थोड़ा सा रुकिए। और अनिर्बान, अगर टीवी पर बैठकर आप पार्टी के, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को धमकी दे सकते हैं और यह कह सकते हैं कि आओ पश्चिम बंगाल में तुमको बताते हैं और तुमने जो किया है उसका बदला हम लेंगे, तो फिर उस जगह पर जहां पर चुनाव हो रहे हैं, उस जगह पर जहां पर आपके नेता हैं, आप लोग क्या क्या कर जाते होंगे? बदला के नहीं बात नहीं है वो। आप टीवी पर बैठकर धमकी दे रहे हैं अनिर्बान, आप टीवी पर बैठकर धमकी दे रहे हैं। अगर वो आएंगे तो आप टीवी पर बैठकर धमकी दे रहे हैं। जो मिठाइयां सारा दिन खिलाएं वही मिठाई खिलाएंगे, उनको आने दीजिए। राजीव त्यागी जी, नहीं धमकी नहीं, हम उनको इनवाइट कर रहे हैं। आपने धमकी दी अभी, आपने धमकी दी अभी अनिर्बान। इनके गुंडे बांग्लादेश से आ रखे हैं, उनका काम अगर मिठाई खिलाना धमकी है तो हम नहीं जानते और किसको कहते हैं। ये दूसरा देश बना रहे हैं वहां पे। ये वेस्ट बंगाल में गुंडों के साथ दूसरा देश बना रहे हैं। ये हमारी फोर्सेस को ही दूसरे देश की फोर्स बता रहे हैं। वहां की एक मिनट हिदायत देते हैं कि एक मिनट देखिए राजीव, तोर कैंडिडेट की बोले थे सो राजीव जेटली एक सेकंड, चेक नहीं किया, एक सेकंड। दूध के धुले में राजीव जेटली आप लोग भी नहीं है। आपके नेताओं पर भी आरोप है पश्चिम बंगाल में, धुला हुआ कोई नहीं है। ये तेरा बाप का संपत्ति है। एक मिनट आराम से, प्लीज अनिर्बान, शब्दों का ख्याल रखें, मर्यादा का ख्याल रखें।
आप मेहमान हैं, मेहमान की तरह बात करें। भद्दा इंसान अनिर्बान, आपने बिठा रखा है प्लीज। जैसे बदमाश को 2 टके के कीड़े को 2 टके के गुंडे को आपने डिबेट में बिठाया है। प्लीज प्लीज राजीव जी, मैं बोल रहा हूं, आप प्लीज यहाँ पर बैठ के चर्चा प्लीज प्लीज राजीव जी। अनिर्बान, आपको माफी मांगनी चाहिए अनिर्बान। बदमाशों को बीच आप जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये गुंडा ही नहीं है, ये बदमाशी नहीं है? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल गुंडा नहीं करते हैं, बदमाश नहीं करते हैं। इनकी कैंडिडेट कह रहे हैं कि यूपी से गुंडे लाएंगे, इनके कैंडिडेट कह रहे हैं यूपी से गुंडे लाएंगे। इनके कैंडिडेट दिलीप घोष क्या कह रहे हैं कि मारेंगे पीटेंगे अच्छा करेंगे। इनका स्टेट सेक्रेटरी क्या कह रहा है? आप दोनों लोग प्लीज शांत हो जाइए। मारेंगे मेरे पास मेहमानों का बड़ा पैनल है, उनके पास भी मुझे जाना है, उनके पास भी मुझे जाना है। एनके सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है एनके सिंह साहब। आप देख रहे हैं शब्दों की मर्यादा, और आप देखिए कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल टीवी पर बैठकर हो रहा है, तो फिर जमीन पर क्या क्या हो रहा होगा। आपके पास मैं आता हूं सिंह साहब, लेकिन उससे पहले राजीव त्यागी, एक सेकंड। राजीव जेटली, आप प्लीज शांत हो जाइए सर, प्लीज। राजीव जी प्लीज देखिए, 1 मिनट शांत हो जाइए। त्यागी जी के पास भी मुझे जाना पड़ेगा। त्यागी जी, ये तो स्थिति है, इस तरीके से तो चुनाव हो रहा है। हर चरण में ऐसा लग रहा है कि घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि वारदातें चुनाव के दौरान बूथ के अंदर घुसकर वोटिंग कराना, बूथ के बाहर तोड़फोड़ करना, बूथ के बाहर धमकाना, परेशान करना। क्या इस तरीके से देश में चुनाव होगा? देखिए, जब सत्ता लोलुपता होती है और कुर्सी का मुंह ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो निश्चित रूप से नेता या पॉलिटिकल पार्टीज हिंसा की तरफ उन्मुख होती हैं, और यही हम बंगाल में देख रहे हैं। बंगाल में जिस तरह से टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी हिंसा की काम कर रही हैं और एक दूसरे को भड़का करके एक दूसरे कार्यकर्ताओं को गला रेतने का काम करती हैं, ये भारतीय राजनीति में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और भारतीय राजनीति की पहचान कभी रही नहीं। भारतीय राजनीति में सन 52 से चुनाव होते आ रहे हैं। सन 52 से प्रत्येक चुनाव में ब्लडलेस चुनाव रहा है, और ब्लडलेस चुनाव के साथ साथ आप देखेंगे कि सत्ता परिवर्तन आराम से हो जाता है। तो मैं ये मानता हूं कि यदि टीएमसी ने भी बेहतर कार्य किए होते बंगाल में तो उसको निश्चित रूप से हिंसा की जरूरत नहीं पड़ती, और इधर मोदी सरकार ने भी देश में अपना मैनिफेस्टो पूरा किया होता तो बंगाल में भी निश्चित रूप से उसका नौजवानों को, किसानों को, अन्य वर्गों को लाभ मिला होता। राजीव जी, लेकिन वो दोनों ही तरफ से मैनिफेस्टो पूरा न करने की वजह से, अपने वादे पूरे न करने की वजह से हिंसा की तरफ दोनों दल जा रहे हैं। राजीव जी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अगर गुंडागर्दी हो रही है, पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी पड़ रही है, तो जिम्मेदारी तो कम से कम लेनी पड़ेगी ना? और जिम्मेदार कौन है? नहीं, देखिए, मैंने बताया ना, दोनों ही दल जो है ना बंगाल में जिस तरह से फिजा खराब कर रहे हैं बंगाल की, सिर्फ सत्ता लोलुपता का तो खेल है, और इसके अलावा क्या है? यदि बेहतर तरीके से, अरे भाई राजीव जेटली जी, अब सबके बीच में बोलेंगे, और मैं अनिमान नहीं हूं, राजीव त्यागी हूं, मैं लोगों को काउंटर करना बेहतर तरीके से जानता हूं, आपको भी काउंटर तर्कों से कर दूंगा। कृपया मुझे बोलने दीजिए राजीव जेटली, छोटे भाई हो, छोटे भाई की तरह रहो ना। बोलिए राजीव जी, बोलिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपकी जगह दिखा रहा हूं कि जिस तरह से सीपीआई, आपको बताया सीपीआई का इस टाइम एक टाइम हुआ करता था, सीपीआई सीपीएम का। अरे भाई राजीव जेटली जी बहुत बेचैन हो, हारने जा रहे हो, हताशा में हो, निराशा में हो, और हताशा निराशा की जब पराकाष्ठा होती तो व्यक्ति जो है खिस्सानी बिल्ली खमन चले जाता है। जीत शब्द की मेरे को लगता है स्पेलिंग भूल गए हो आप, हमसे हारने की बात कर रहे हो। बोलने दीजिए प्लीज, बोल एक एक करके सर, अच्छा नहीं लगता? एक एक करके प्लीज, एक एक करके। मैं दोनों राजीव जी से कहूंगा कि एक एक करके आप अपनी बात रखें। और राजीव जेटली जी ने अपनी बात कह ली है, राजीव त्यागी अपनी बात जल्दी से पूरा करें, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जी देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट कहा, मैंने अपनी बात नहीं कही है, मेरे बीच में तो गुंडा बोल रहा था सड़क छाप, मैं इसलिए अपनी बात नहीं रख पाया था। और उसके बाद में राजीव त्यागी जल्दी से कंप्लीट कीजिए प्लीज। मैं अपनी बात प्लीज कंप्लीट कीजिए। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि ये भाई देखिए, अभी भी आप डिबेट पे भी दे सकते हैं कि डिबेट पे भी हिंसा कौन कौन कर रहा है। एक तरफ बीजेपी है, उनके प्रवक्ता वो बदतमीजी से बोल रहे हैं, दूसरी तरफ टीएमसी के प्रवक्ता वो भी बदतमीजी से बोल रहे हैं, तो दोनों को आप यहां पे भी देख लीजिए। वही काम बंगाल में कर रहे हैं ये लोग बात। एक टाइम पे कम्युनिस्टों ने कार्यशाली शुरू की थी हिंसा की, उसी को बढ़ाने का काम टीएमसी कर रही है, और उसको और परवान देने का काम डॉक्टर एमएच खान साहब, क्यों ऐसी स्थिति बन गई है पश्चिम बंगाल में? बिना हिंसा, बिना मारपीट, बिना हंगामा, क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं होगा? और ऐसे चुनाव जीते जाएंगे क्या?
झा साहब, सबसे पहले तो मैं ये हिंसा की निंदा करता हूं। जो भी हिंसा हो रहा है वो नहीं होनी चाहिए और स्वच्छ चुनाव होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस दिन चुनाव आयोग का अधिसूचना जारी हो जाती है उस दिन से स्टेट सरकार की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था अधिकारी को ट्रांसफर करना, किसी को कहां ले जाना, उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। सारी की सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर आ जाती है। चुनाव आयोग फेल्योर हो गया है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। चुनाव आयोग पूरी तरह से फेल्योर है कि आप वहां पर कानून व्यवस्था पर, अगर आपको लग रहा था कि हाँ गुंडे इतने आएंगे, आपको वहां पर फोर्स लगानी चाहिए थी, आपने नहीं लगाया। आप वहां फेल हो चुके हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में चुनाव आयोग फेल हो चुका है। आप ये जो बातें हो रही हैं आज पश्चिम बंगाल में क्यों हो रही है, उत्तर प्रदेश में दुनिया भर की बातें क्यों हो रही है? मशीनें खराब हो रही हैं, डॉक्टर साहब, लाइन में एक घंटे आपका पॉइंट समझ में आ गया। डॉक्टर साहब, आपकी बात समझ में आ गई है। संगीत जी, बहुत जल्दी से छोटे से ब्रेक के लिए हमें जाना है। संगीत जी, ये सब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग को देखना चाहिए। डॉक्टर एमएच खान भी तो कह रहे ना कि भाई देखिए, आप आरोप लगा लीजिए, आप बोल दीजिए, टीएमसी के खिलाफ आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की बनती है ना कि वहां पर किस तरीके से शांति से अच्छे से चुनाव निपट जाए। संगीत जी, देखिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति को पश्चिम बंगाल ने जन्म दिया है और जिसे वह अभी तक निभा रहा है, मुझे 70 और 80 के दशक पे बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव आते थे, याद आते हैं, जहां मतपेटियां लूट ली जाती थीं। और ये मत भूलिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर जहां से सोमनाथ चटर्जी जीत करके आते थे वो बोलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी। पश्चिम बंगाल इस नाम से ही जाना जाता था कि पश्चिम बंगाल में साइंटिफिक रिगिंग को लेफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। और बोलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की हालत ऐसी थी कि वहाँ पर 99.7% मतपेटियों में वोट दिए जाते थे। अब मैंने दुनिया का कोई ऐसा चुनाव नहीं देखा है, कोई लोकतंत्र नहीं है ऐसा आपकी जानकारी में और मेरी जानकारी में है, जहाँ पर 99.7% जो है वो वोटिंग कास्ट की जाती हो। तो पश्चिम बंगाल की उस राजनीतिक संस्कृति को, साइंटिफिक रीडिंग की संस्कृति को और वायलेंस की संस्कृति को, जिसे वहाँ के वामपंथियों ने जन्म दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, उस कार्यशैली को ममता दी ने यहाँ पर अभी बरकरार रखा है। बस मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। जब बंगाल के 7 चरणों में चुनाव के बारे में बात की गई थी और ये घोषित हुआ था, चुनाव आयोग ने किया कि 7 चरणों में होगा, तो बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस इस देश में चल रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है बंगाल के साथ। लेकिन जिस प्रकार की हिंसा हमें देखने को मिल रही है बंगाल के अंदर, और उस प्रकार का पैरेलल हिंसा आप देश के किसी भी कोने में ऐसी 15 चरण में कर लेते चुनाव तो हिंसा कम हो जाती। मैं तो ये राजनीति संस्कृति का कम बेस हिंसा तो होती ही होती। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से पुलिस तंत्र और प्रशासन तंत्र एक तरफा पार्टी के साथ खड़ा होकर के जो प्रचार तंत्र में काम करता है और जो चुनाव में काम करता है, ये सबसे गलत बात है। ये नहीं होनी चाहिए थी, हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। नहीं तो ये वही क्षेत्र है जहां आप कोई ऐसा चुनाव नहीं होता है जहां पर लोग नहीं मारे जाते हैं। जब सीपीएम की सरकारें थी तब भी ऐसी होती थी, और आज जब टीएमसी की सरकार है तब भी ऐसा हो रही है। वही सवाल पूछ रहे संगीत जी कि सरकार बदल गई, नेता बदल गए, पार्टियां बदल गई, लेकिन आखिर हिंसा क्यों नहीं खत्म हो रही है? एनके सिंह साहब, सवाल ये है कि इसका पहली बात यह है कि पश्चिम बंगाल की राजनीतिक संस्कृति में हिंसा एक जड़ जमा चुकी है, और इसका कारण यह है कि जो भी गुंडे तत्व थे जो सीपीएम के साथ काम करते थे, कार्डर्स काम करते थे, पावर के शिफ्ट होने के बाद वे सारे के सारे जो है वो टीएमसी के साथ शिफ्ट कर गए। तो इसका मतलब फिर दूसरी पार्टी भी अगर सत्ता में आती है तो ये शिफ्ट हो जाएंगे, फिर ये लड़ाई और ये हिंसा जारी रहेगी। संगीत जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। एनके सिंह साहब, अब दो बातें हैं। एक तो देखिए, राजनीतिक सरगर्मी इतनी ज्यादा है, विरोधाभास इतनी ज्यादा है कि अगर फानी जैसे तूफान को लेकर एक बैठक हो रही है तो दो नेता एक साथ बैठ नहीं पा रहे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं हर दौर के हर चरण के चुनाव में लगातार हिंसा बढ़ रही है। देखिए, आज वाला चैलेंज शायद पहले कभी नहीं था और अगले भी 3 चरण में नहीं होगा, अगर 2 चरण में नहीं होगा। बहुत सीधी सी बात है कि एक समाजशास्त्र का सब्जेक्ट होता है लुम्पेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और इसका रिवर्स होता है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ लुम्पेंस। यहाँ पे अगर आप देखें तो पावर केक में, पावर स्ट्रक्चर में ये जो लंपट होते हैं, इनको
सीपीएम के टाइम से, बल्कि उसके पहले से भी रहा है, लेकिन सीपीएम के टाइम में तो मास्टरी इसकी हो गई और परफेक्शन इसका टीएमसी के टाइम में आया जब ममता बनर्जी आई, क्योंकि लंपटवादी स्टेट क्राफ्ट में ये लंपट जाते हैं और पावर के क्या होता है कि समितियां बनती है, समितियों से ही आप वेलफेयर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको समितियों के थ्रू करवाते हैं डिस्ट्रीब्यूट। एनके सिंह साहब, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा मुद्दे पर हम रहते हैं और उसी पर बात करते हैं क्योंकि और भी मेहमान हैं, उनके पास भी जाएंगे। एक सवाल डॉक्टर खान ने जो उठाया था ब्रेक से पहले, मैं चाहता हूं उस पर आप अच्छे से बता सकते हैं तो बताएं, ये जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, उन पार्टियों की जिम्मेदारी है जो चुनाव लड़ रही हैं कि वो शांति से चुनाव होने दे? जिम्मेदारी किसकी बनती है? मेरे ख्याल से मैं इतना अंदर तक मुद्दे पे था कि आप शायद वो समझ नहीं पाए। मुद्दा सिर्फ यही है कि पॉलिटिकल लुम्पेनाइजेशन जो हुआ है इसमें वो सत्ता में हर लंपट जो है वहां का वो कैडर के फॉर्म में आ जाता है और जो कैडर है वो लुम्पन हो जाता है। नतीजा ये होता है कि पावर स्ट्रक्चर में उसको लाभ मिलता है, पैसे के रूप में, शोहरत के रूप में, अगली बार वो एमएलए एमपी बनता है। तो ये बहुत सिंपल सा थ्योरी है इसका कि वहां पे खास करके, और जो आपने कहा है इलेक्शन कमीशन का, जब समाज एक आज क्या हो रहा है, जहां जहां आप ये देख रहे हैं झगड़े, ये पोलिंग बूथ पे नहीं हो रहे हैं क्योंकि वहां तो सेंट्रल फोर्सेस लगी है, वहां से 400 कदम दूर हो रहे हैं। वजह क्या है कि वहां पे वो चैलेंज ये कर रहे हैं कि चलो ये इलेक्शन कमीशन तो चला जाएगा, परसों तुम फिर हमारे साथ रहोगे, ठीक है, और तब हम फेंक देंगे। एक डर दिखाना, ये चैलेंज इतना बड़ा है कि इसको काउंटर करना, जब तक आप मतलब सरकारें वहां की ये खत्म नहीं करेंगे लंपटवादिता, तब तक ये नहीं हो पाएगा। ठीक है डॉक्टर खान, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन राजीव जेटली बहुत देर से ब्रेक से पहले से ही कुछ बोलना चाहते हैं। राजीव जेटली, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सवाल यह है कि चुनाव आयोग की विफलता है ये, या फिर उन पार्टियों की बदमाशी है जो वहां पर चुनाव लड़ रही हैं, चाहे नेता किसी पार्टी का हो? देखिए, पहली बात यह कि बदमाशी केवल गुंडागर्दी नहीं होती, बदमाशी केवल इतनी नहीं होती कि आपने बम फेंक दिया, आपने गोलियों से लोगों को मारना शुरू कर दिया, ईंट पत्थर मार रहे हैं, आप कैंडिडेट को नहीं छोड़ रहे, उनकी गाड़ियां तोड़ रहे हैं। बदमाशी इस बात की भी होती है कि जो वहां की जनता के अधिकार बनते हैं, कम से कम वो उसके बीच में आप बाधा ना बने। आयुष्मान भारत योजना है, वो वेस्ट बंगाल के अंदर लागू नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती, ये तो ममता बनर्जी जी जवाब दे सकती है इसके ऊपर बेहतर। किसान सम्मान निधि योजना है, वो भी आज वेस्ट बंगाल के अंदर लागू नहीं की जाती। क्या उनके किसानों को अधिकार नहीं बनते? जो सेंटर से स्कीम आती है उसका बेनिफिट उनको वहां दिया जाना चाहिए। लेकिन आपने ऐसा सोच लिया, मैंने आपसे कहा कई बार ऐसा होता है कि आपातकालीन स्थिति आ जाती है, दूसरा देश हमारे देश से सहायता नहीं चाहता, कुछ ऐसा माहौल आपको नहीं लगता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ममता बनर्जी जी को फोन करते हैं, बार बार उनसे आग्रह करते हैं कि मैं आपको सहयोग करना चाहता हूं, मुझे अपडेट करें। 3 बार फोन करने के बावजूद आप जवाब नहीं दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आपके एजेंडे में ना वेस्ट बंगाल का विकास है, ना वेस्ट बंगाल का निवासी है, ना वेस्ट बंगाल की जनता की मूल सुविधाएं हैं। आपके एजेंडे में केवल इतना, चंद गुंडों के साथ आप वहां की जनता के ऊपर एक ऐसा दबाव बनाएं ताकि वो अपना मताधिकार भी निष्पक्ष और ईमानदारी से यूज ना कर पाए। आपके चैनल ने बार बार दिखाया इस बात को, किस तरीके से बुजुर्ग लोगों को लेके जाया जा रहा है, उनसे वोट नहीं डलवाए जा रहे, वोट भी खुद डाले जा रहे हैं, खुद प्रेस किया जा रहा है। हमने कहा था आरोप तो अर्जुन सिंह पर भी लगे, ट्रांसफर करना चाहिए, उन्होंने भी बदमाशी की, एसएसपी को ट्रांसफर नहीं किया गया, उसका रिजल्ट क्या निकला? आज देखिए हमारे कैंडिडेट के, आपके कैंडिडेट के ऊपर भी आरोप लगा ना। मैं आपके सामने, ये पोजीशन भी आपके सामने है। वेस्ट बंगाल की जनता और टीएमसी के गुंडे, दोनों बातों को अलग करके रखना पड़ेगा। ये टीएमसी के वोटर नहीं है, टीएमसी के गुंडे हैं। वोटर अपने मत का अधिकार करना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं ईमानदारी से, लेकिन उनके ऊपर जो दबाव बनाया जाता है। आप बताइए, आपने देखा कहीं पर कि चुनावों के अंदर बम, हथगोले लेकर के हथगोले फेंके जा रहे हैं पोलिंग बूथ के ऊपर, हथगोलों से लड़ाई की जा रही है। ठीक है सर, लेकिन मैं वही पूछूंगा, मेरे भाई राजीव त्यागी जी तो आप टीएमसी पर चले जाते हैं। राजीव जी दे रहे थे, आप टीएमसी को पोस्ट लीजिए, उनके खिलाफ बोल लीजिए, लेकिन अपने नेता पर तो बोलिए कम से कम। राजीव जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि अपने नेता पर क्या स्टैंड है आपका, आपकी पार्टी का? विद्यानाथ जी, मैं केवल विद्यानाथ जी सुनिए, विद्यानाथ जी, मैं पहले इतनी बात बोलना चाहता हूं कि आप गुंडों के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, पहले तो ये आपको निर्धारित करना होता है। अब राजीव त्यागी जी बोलते हैं वो गुंडा पार्टी है, अगर वो गुंडा पार्टी है तो इनके बड़े बड़े नेता उसका मन साझा करने को जाते हैं, इसका मतलब सीधा मतलब है कि आप भी गुंडों के साथ खड़े हैं।
और अगर आप कहते हैं निष्पक्ष तरीके से चुनाव होने चाहिए तो आपके प्रदेश अध्यक्ष अलग वर्जन रखते हैं आपकी। ठीक है सर, अब दोबारा आऊंगा आपके पास। राजीव जेटली, ठीक है, हम केवल इतना कह रहे हैं कि आज संगीत रागी आप बहुत छोटा सा क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, उसके बाद राजीव त्यागी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर खान आपके पास भी। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, खास करके जो ममता दी की राजनीति है, ममता दी की राजनीति में कोई राजनीतिक प्रोटोकॉल का मामला हो ऐसा है नहीं। राजनीतिक आचरण अपनी मर्यादा के भीतर रहे ऐसा नहीं। देखिए, पार्टियों के बीच में प्रतिद्वंदिता हो सकती है, प्रतियोगिता हो सकती है, यही लोकतंत्र की अच्छाई है। लेकिन पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ यदि महाभारत के युद्ध की तरह खड़ी हो जाएंगी कि हमको एक दूसरे को मरने मारने की स्थिति आती है, तो इसमें पार्टियां जीत सकती हैं लेकिन लोकतंत्र हारेगा। दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र मुझे हारता हुआ दिख रहा है। राजीव त्यागी, आपको भी लोकतंत्र कारण एक दूसरा भी है। ये जो 7 हैं चुनाव आज जहां हो रहा है, ये ममता का गढ़ रहा और एक जमाने में लाल किला के रूप में ये जाना जाता था, ये कम्युनिस्टों का ये बैशन होता बिल्कुल था। सही कहा। आज यहाँ पे बिहारी मजदूर वहां सेटल कर रहे हैं, हम लोग संगीत जी भी जानते हैं, वहां पे बिहार से 200 साल में काफी मजदूर वहां सेटल किए हैं। वो इस समय ममता की इस पॉलिटिक्स के खिलाफ है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हार लगभग टीएमसी को समझ में आ रही हो। अगर यहां पे हार गई तो जो एमएलए वाला है कि बहुत सारे एमएलए छोड़ देंगे ममता बनर्जी को, यह भी खतरा है। तो आज वो हर हालत में चाहे कुछ भी करना पड़े वहां पे वो चुनाव जीतना चाहती है। राजीव त्यागी, देखिए, जो बात यहाँ पर सिंह साहब ने कही है बहुत ही बेहतर बात कही। और ये जो बात कही कि लुम्पन्स को जब राजनीतिकरण होता है या राजनीति का लुम्पनकरण हो जाता है, लुम्पनाइजेशन हो जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय भारतीय राजनीति के लिए होगा। और ये फैक्ट है कि जब आप लुम्पन एलिमेंट्स को अपने प्लेन में बैठा के लेके जाएंगे या उनको अपना कैडर बना देंगे तो राजनीति इसी तरह की होगी। और जो भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र कह रहे हैं कि मैंने गुंडा बताया, मैं इस तरह की भाषा कभी इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता। जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे चुनाव प्रचार में, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल नहीं की है। वो आप ये बताने से भूल गए कि आपने कितनी योजनाएं पूरी की हैं। जब मैनिफेस्टो से इतर डिबेट होती है, मैनिफेस्टो से इतर चुनाव होता है, तो इसी तरह के लुम्पनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ करती है। जब मूल मुद्दे गायब हो जाते हैं तो इसी तरह के वक्तव्य आते हैं, इसी तरह की राजनीति होती है जो बंगाल में हो रही है या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी आयुष्मान भारत का मेरे भाई ने जिक्र किया था, मेरे भाई लेकिन ये भूल गए कि आयुष्मान योजना पे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एक ट्वीट किया था 2018 में। उन्होंने कहा था न्यू हॉस्पिटल्स विल बी बिल्ट इन टायर 2 and 3 सिटीज, जॉब्स विल बी क्रिएटेड एंड स्टाफ विल बी रिक्रूटेड टू मेक द आयुष्मान भारत मिशन अ सक्सेस। मेरे मित्र ये बता दें 2018 से लेकर के 2019 आ गया, आपने कितने 2 टायर सिटीज में और 3 टायर सिटीज में कितने कितने हॉस्पिटल बनाए, ये बता दीजिए। हॉस्पिटल बनाए, सड़कें बनाई, हवाई जहाज, बस आपने किसानों का ये अस्पताल, ये सब तो बातें बाद में, पहले तो अच्छे से चुनाव तो हो जाने दीजिए। राजीव जी, पहले तो अच्छे से चुनाव हो जाए। चुनाव तो देखिए, चुनाव तो हो जाए, पहले चुनाव में हिंसा चुनाव में हिंसा विद्यमान इस वजह से हो रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ, हिंसा तो कम से कम चुनाव में ना हो, कम से कम लोग बिना डरे पोलिंग बूथ तक पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। जाता है तो इसी तरह की चीज होती है। उस पर फिर चर्चा कर लेंगे राजीव जी, और आपको पता है कि हम चर्चा करते हैं और आपको भी बुलाते हैं और आप आते हैं, आप अपनी बात बोलते हैं। यदि आप देना चाहें तो। नहीं सर, प्लीज, ठीक है। डॉक्टर खान और दे दे तो बड़ी कृपा होगी, नहीं तो मैं चुप हो जाता हूं। नहीं आता हूं, फिर वापस आऊंगा त्यागी साहब आपके पास, मैं वापस आता हूं प्लीज। डॉक्टर खान, क्या राजनीतिक पार्टियों को इस बात की चिंता नहीं हो रही है कि हम आने वाले जनरेशन को क्या दे रहे हैं, और क्या इस तरीके से चुनाव करवा के हम चुनाव जीत भी लेंगे तो लोगों के दिलों को जीत पाएंगे? क्या लोकतंत्र को हम सही सलामत रख पाएंगे? क्या झा साहब, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये बहुत निंदनीय काम हो रहा है, लेकिन जिस मसले पर आपने डिबेट बुलाया है और जिस मसले पर आप डिबेट करना चाहते हैं, मैं भी अभी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के कमियों को गिना सकता हूं, उनके और जो काम नहीं किए उनको बता सकता हूं, लेकिन मैं आज उसी चीज पर रहना चाहता हूं जिस पर आपने डिबेट बुलाया है जी। फरवरी महीने में याद करिएगा, चुनाव आयोग ने कहा कि 28 तारीख तक आप अपने डीएम, कलेक्टर, थानेदार, तहसीलदार जितने हैं बदल लीजिए।
वरना उसके बाद मेरा डंडा चलेगा। और चुनाव आयोग 5 साल तक क्या करता रहा कि वहां पर ऐसा एसपी बैठा है, ऐसा दरोगा बैठा है, ऐसा एसडीएम बैठा है जो खुलेआम बूथ के अंदर आदमी जा रहा, रोक नहीं पा रहा है। ये क्या तमाशा हो रहा है? आज ये तमाशा हो रहा है देश के अंदर। इतना खराब, इतना भ्रष्ट चुनाव आयोग आज तक देश में नहीं कमिश्नर बना। सर, ये चुनाव सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। ये गुंडे जितने बताया जा रहा है, एक गुंडे भी नहीं रुक सकते थे। चलिए संगीत, क्या ये गुंडे जो हैं चुनाव आयोग के हैं? क्या ये जो गुंडागर्दी हो रही है चुनाव आयोग की सह पर हो रही है? देखिए, या फिर चुनाव आयोग अपना काम करने में विफल हो गया है? देखिए, बहुत गलत क्या है सर? बहुत गलत बात है। मैं ये नहीं कहता हूं कि चुनाव आयोग से गलतियां नहीं हुई होंगी, लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों ने सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं, और यदि राजनीतिक पार्टियां ये तय कर लेती हैं कि हमें नियम कायदे कानून से बाहर जाकर के ही काम करना है, हमें हिंसा करनी ही करनी है, तो बंगाल में या तो एक ही उपाय है कि आप पूरे जितने भी वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जितने वहां पर जितने बूथ हैं, वहां पर आप सेना लगा दीजिए, 1 किलोमीटर तक और भी पुलिस बल के अर्धसैनिक बलों को आप रखिए, और तब घरों से बाहर। वहां तो रात में घरों पर धमकाया जाता है। यदि कल तुमने चुनाव, आपको सेन ब्रदर्स का याद है, सेन ब्रदर्स का याद है, जिसके बेटों को मार करके उसके खून किए, उनको माफ करिए। पश्चिम बंगाल का चुनाव, और इसकी क्या गारंटी है? पंचायत चुनाव के बाद कितने लोग मारे गए थे, भाग करके लोग बिहार और ये झारखंड में भाग करके आए थे। पश्चिम बंगाल का आप मान लीजिए, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र हारा हुआ है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, क्यों नहीं चुनाव आयोग फेल हो रहा है? में चुनाव जो है लोकतंत्र हारा हुआ है, उसमें चुनाव आयोग की भूमिका से ज्यादा उस पार्टी की भूमिका है जो वहां पर सत्ता में, जिसने गुंडा तंत्र खड़ा किया है और गुंडे तंत्र को एक खुली इजाजत दे दी है कि आपको जो करना है आप कर सकते हैं। चुनाव में आप हिंसा कीजिए, कोई बात नहीं है। जब मुख्यमंत्री स्वयं पुलिस कमिश्नर के पक्ष में आकर के खड़े हो जाए, पुलिस कमिश्नर के पक्ष में धरना प्रदर्शन करें, तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की खत्म कीजिए। चुनाव आयोग पर इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है? लेकिन एक सवाल है, डॉक्टर खान, एक सेकंड, एनके सिंह साहब, एक सवाल ये है कि भाई जब आप ये कहते हैं कि एक पार्टी ने गुंडा तंत्र खड़ा किया है, बताइए, तो उस पार्टी ने गुंडा तंत्र इसलिए तो खड़ा किया नहीं है कि वो शांति से पूरे प्रदेश में रहे, अच्छे से सारे काम हो। गुंडा तंत्र तो इसीलिए खड़ा किया जाता है कि अपने मन से, अपने मन मुताबिक हम काम कराएंगे, प्रदेश को चलाएंगे, जिले को चलाएंगे, नगर को चलाएंगे। तो फिर उस गुंडा तंत्र को खत्म करने का रास्ता क्या है? क्या चुनाव आयोग इस गुंडा तंत्र से लड़ नहीं पा रहा है इस चुनाव में? नहीं विद्या, इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बुजुर्गवार वो चीजें नहीं, वो दूर तक देख पा रहे हैं। चुनाव आयोग का एक लिमिटेड रोल होता है, वो सिर्फ चुनाव डलवाने तक सीमित रहता है। अगर 6 महीने बाद उसने ये चैलेंज दिया कि जब ठीक है चुनाव में वोट तो डाल लो, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं, और तब पुलिस वो ममता बनर्जी की होती है, कांग्रेस की होती है, बीजेपी की होती है, या लेफ्ट की होती है, आप जरा सोचिए कि उसकी दहशत कितनी होगी कि इसके बाद अगर हम वोट डालते हैं और वो जानता है कि हमारा कैंडिडेट हार रहा है, तो कल जब स्टेट गवर्नमेंट है, कल पुलिस क्या उसके साथ करेगी, ये गुंडे क्या करेंगे, इसकी दहशत जो होती है, ये चुनाव आयोग के भारत संविधान में इसका रोल ही नहीं है। हिंदुस्तान में बुजुर्गवार थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। ये इतिहास में देखा गया है कि 6 महीने तक ग्राम पंचायत, अरे बुजुर्गवार सुन लीजिए जरा सा, थोड़ा सुनना भी, थोड़ा देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा। अरे साहब लेक्चर बाद में दीजिएगा, पहले हकीकत सुनिए। नौजवान अरे पहले सुन तो लो बेटे, सुन लो, लोकतंत्र खत्म हो गया। अरे बेटा सुन लो, फिर तो लोकतंत्र खत्म हो गया ना, लोकतंत्र खत्म हो गया ना, फिर तो गुंडागर्दी होगी, पूरे देश में गुंडागर्दी होगी। आप प्रश्न कर रहे हैं, कम से कम तो अरे भाई आप समझिए उसको, लोकतंत्र को खत्म करना ये प्रॉब्लम चुनाव आयोग की सीमा है। कल वो वहां से हट जाएगा, उसके बाद सारे अफसर फिर से वहीं चले जाएंगे। समझिए ना उसको, आप समझिए उसको, इसको कानून बदलना पड़ेगा। चुनाव आयोग के रोल को लिमिटेड जो है उसे व्यापक बनाना। अरे यार तुम्हारे सामने क्या बोले, छोड़ो, कानून बदलिए ना। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है कानून बदलने के लिए? आपने दरअसल जो सवाल उठाया है उसी का जवाब सिंह साहब दे रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में आ गया। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब आपके ही सवालों का जवाब दे रहे हैं। थोड़ा दूसरों का शास्त्रार्थ भी सुन तो लीजिए।
आप लगातार बोले जा रहे हैं। पत्रकार साहब को समझ में नहीं आ रहा भारत के संविधान में ये मतलब एक आपको लगता है कि यहाँ है, सारे लोग बेवकूफ बैठे हुए हैं? चुनाव आयोग की बहुत लिमिटेड रोल है। उस चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। सामाजिक दुराव को, सामाजिक प्रॉब्लम को, पॉलिटिक्स, लुम्पेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अरे भाई तो तुम बोल लो। एक सेकंड सिंह साहब, मैं जरा दूसरे मेहमान के पास चला जाता हूं, तब तक खान साहब भी शांत हो जाएंगे। राजीव जी, राजीव जेटली साहब, लोकतंत्र क्या खत्म हो गया देश में? तो यार जल्दी यार देखिए, बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे बताया कि जब आपकी सत्ता की भूख ज्यादा हो जाती है और आप दुनिया से अपने 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 क्षेत्र के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर जनता से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप एक रास्ता चुनते हैं और वो रास्ता पूरा वेस्ट बंगाल जानता है किस तरीके से वहां पर एक फोर्स तैयार की जा रही है। कुछ छोटे छोटे क्लब बनाए जा रहे हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है, मोबिलाइज किया जा रहा है कि आप किसी भी तरीके से किसी भी हद तक जाइए, लोगों को अपना मताधिकार प्रयोग मत करने दीजिए, उनको अपना मैंडेट मत देने दीजिए। जहां जहां आपको लगता है आपकी सहूलत है वहां पर तो आप चुनाव होने दीजिए, बाकी जगहों पर चुनाव के ऊपर जितनी बाधा बन सकती है आप वो डालिए। और आज देखिए आप, ये पूरी तरह से दिखाता है कि टीएमसी अपना पूरा गढ़ खो चुकी है, अपना आधार खो चुकी है। यही एक वजह है जब आप कैंडिडेट के ऊपर हमले करने लगते हैं, क्या तो टीएमसी को डर लगने लगा है, इसलिए चरण दर चरण हिंसा बढ़ती जा रही है? आपको भी ऐसा लग रहा है राजीव त्यागी? आखिरी कमेंट। देखिए, हिंसा जो है, हिंसा डर की शीर्षस्थ परिणति होती है, चाहे वो शब्दों की हिंसा हो, चाहे वो व्यक्ति वैसे हिंसा करे, शारीरिक हिंसा करे। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि हिंसा जो है डर की अभिव्यक्ति है या डर की शीर्षस्थ परिणति हिंसा होती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी हिंसा कर रहे हैं बंगाल में, वो चिंता का विषय है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को तो यदि इनका पुरातन काल 47 के आसपास का देखा जाए तो संघ को तो विश्वास ही नहीं है इस डेमोक्रेसी पे, और संघ को कभी विश्वास तिरंगे पे नहीं रहा, संघ को कभी विश्वास छोटा सा जल्दी पे नहीं रहा। राजीव जी ऐसा कह करके आप संघ के साथ आपका संघवाद न जागना चाहिए। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, संघवाद मत जगाइए अपना प्लीज। आप इस टाइम राजनीतिक विश्लेषक। देखिए, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, लेकिन संघ का स्वयंसेवक हूं, रागी साहब दोनों पर गर्व विचारक हैं, तो मैं टीवी चैनल न्यूज नेशन से बिल्कुल आग्रह करना चाहूंगा कि इन्हें राजनीतिक विचारक ना लिखा जाए, संघ का विचारक लिखा जाए। क्यों? मैं राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर हूं, कहिए संघ का विचारक हूं, राजनीतिक विचारक नहीं हूं, और संघ का पक्ष लूंगा। मेरा अधिकार है। खुलेआम कहिए ना फिर चलिए ठीक है राजीव त्यागी जी, राजीव त्यागी जी, ये तो संगीत जी को ही तय करने दीजिए कि वो अपने नाम के साथ कार्यक्रम अध्यापक रखना चाहते हैं, आरएसएस के प्रचारक रखना चाहते हैं, आरएसएस के नेता बनना चाहते हैं, या राजनीतिक विश्लेषक बनना चाहते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी तो उनको भी है, अपनी बातें वो भी रख सकते हैं। चलिए आज वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया बड़ा सवाल में हिस्सा लेने के लिए। बड़ा सवाल में आज इतना ही, छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे। आप देखते रहिए।